बच्चा पार्टी। मैं हूं आपका आशु सिंह सर। बेटा आज जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। टोटली जो 7 चैप्टर है बेटा ह्यूमन फिजियो का, वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पूरी ह्यूमन फिजियो की बात करो तो अराउंड आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 14 to 15 क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आता है ना। तो हम बेटा स्टार्टिंग से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से लेकर के आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन तक पूरी कंप्लीट नीट का सिलेबस को कवर करेंगे, है ना। पहले हम ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे और उसके बाद बायो के रिमेनिंग चैप्टर को 1 by 1 करके पढ़ेंगे, है ना। तो जुड़ जाइए डॉक्टर आशु सिंह सर के साथ और स्टार्ट करते हैं अपने जूलॉजी के जर्नी को, बायो के जर्नी को, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो बच्चा पार्टी लेट्स बिगिन, है ना। चलो देखो, सबसे पहले अगर बात करें बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है आप ऐसे समझो। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हमारे बॉडी जो है वो कैसे फंक्शन करती है। अलग अलग हमारे बॉडी में फंक्शन होता है, जैसे डाइजेशन होता है, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग होती है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस अलग अलग हमारे बॉडी में चल रही है वो कैसे होता है, हमारे बॉडी कैसे फंक्शन करते हैं, हाउ आवर बॉडी फंक्शन, है ना, टू मेक आवरसेल्फ अलाइव, हमें जीवित रखने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, उसी के बारे में 1 by 1 करके हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं। बच्चा पार्टी ऐसे आप समझिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जब कोई एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हो बेटा तो उसमें क्या लगती है, एनर्जी लगता है ना। विदाउट एनर्जी तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, सुनने में भी एनर्जी लग रही है, बोलने में भी एनर्जी लग रही है ना। तो कोई भी जब हम एक्टिविटी को बेटा परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है। इस एनर्जी को जो है बेटा प्रोवाइड कौन करता है, ग्लूकोज, है ना। जैसे मान लो एक कार है, कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल इंजन में जाकर बर्न करती है तो कार चलता है, जैसे पेट्रोल खत्म तो कार वहीं स्टॉप हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बेटा हमारे बॉडी में जो हम फूड खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल में जाके बर्न करता है, जैसे पेट्रोल कार के इंजन में बर्न करता है, बर्न करके और एनर्जी देता है। एनर्जी देता है तो हम कोई भी चीज को कर पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, घूम पाते हैं, आ रहा है समझ में। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जो ग्लूकोज है वो कैसे बनता है। जब अगर मान लो कि ग्लूकोज जल के एनर्जी दे रहा है तो उसको जलाने के लिए, ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे बाहर से ऑक्सीजन हम अंदर वहां सेल तक लेके जाते हैं, उनको ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। मान लो ऑक्सीजन एयर में है, नॉस्ट्रिल के थ्रू मैं अंदर ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन कैसे हर सेल के पास पहुंचेगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसका हम क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड का पूरा जो है सर्कुलेशन पड़ेगा। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारा कंट्रोल सिस्टम है ना। उस स्केलेटन को बिल्ड करने के लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम है। तो आप समझ रहे हो सारी प्रोसेस जुड़ी हुई है किससे, एनर्जी से। एनर्जी हमारे बॉडी का मेन रिक्वायरमेंट है, बिना एनर्जी हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, विदाउट एनर्जी वी आर डेड। और उस एनर्जी को देने के लिए हमें फूड चाहिए, फूड को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ब्लड का सैंपल यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना। उसको मेंटेन करने के लिए स्केलेटन सिस्टम चाहिए, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल है। इन्हीं चीजों के बारे में बेटा पूरे डिटेल में हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल नीट यूजी के लिए बल्कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ना है ना। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी की सब्जेक्ट होती है। तो फिजियो में आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना। तो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेटा इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, अपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं एश्योर करता हूँ कि आप अगर मेरे साथ बेटा अच्छे से डेडिकेटली लेक्चर को फॉलो करोगे, नोट्स को नोट डाउन करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे, एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी नीट से, मेरे नोट से और लेक्चर नोट से और प्लस में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। मैंने एक एक पॉइंट को अपने नोट्स में कवर किया है। हालांकि मैं नोट्स ऑलरेडी मेंटेन कर चुका हूं ताकि आपका टाइम सेव हो, है ना। लिखने में जो टाइम जाता उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, सो डेट कि आप डायरेक्ट नोट्स को
फ्री टाइम में अच्छे से नोट कर लो और मेरे लेक्चर को बस ध्यान से सुनो, है ना, कॉपी पेन को रख के बेटा ध्यान से सुनना है। मैं ऐसे और करता हूँ, आपको चैप्टर में कुछ भी एकदम बच्चा टाइप लगेगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो समझो, हम जो आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखना बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है। तो जो हम फूड लेते हैं बेटा, जो हम खाना खाते हैं, वो जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का मतलब, जैसे जो हम फूड लेते हैं उसमें होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, विटामिन, मिनरल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट है लार्ज फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। हमारा बॉडी उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। हमारे बॉडी की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में नहीं ले जाता कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे। तो हमको क्या करना पड़ता है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बेटा सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, ऑब्जर्वेबल फॉर्म में, जो एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड के बाद में। क्योंकि ओवरऑल हमको फूड को कहाँ भेजना है, ग्लूकोज को कहाँ भेजना है, ब्लड में भेजना है, ताकि सेल के पास पहुंचा सके। तो कॉम्प्लेक्स फूड को जो हम खाना खाते हैं सिंपल फॉर्म में तोड़ने का प्रोसेस ये क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। चलो देखो, है ना, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में तोड़ना बायोकेमिकल और मैकेनिकल मेथड से, यही कहलाता है बेटा डाइजेशन। क्यों तोड़ना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड को हमारा ब्लड डायरेक्ट एब्जॉर्ब, कैपिलरी जो है ब्लड कैपिलरी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसको सिंपल फॉर्म में जब हम तोड़ते हैं तभी जाके ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर सेल में जाता है, सेल में जाकर बर्न करके वो एनर्जी देता है। क्लियर है। तो डाइजेशन क्या है, इट इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब समझो मैकेनिकल कहने का मतलब क्या है। तो बेटा जब हमको छोटा फॉर्म में तोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। जब खाना खाते हो, इंगल्प करते हो, उसके बाद क्या करते हो, मेस्टिकेट करते हो ना, चबाते हो अपने तीत से आप क्या करते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो, कटिंग, टेयरिंग, है ना, मिक्सिंग। प्लस में जैसे ही अंदर जाता है स्टमक के अंदर में, स्टमक में जाके भी फूड क्या होती है, चर्निंग। तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम मैकेनिकली उसको क्या करते हैं, छोटे कंपोनेंट में तोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। क्लियर है। तो बेटा डाइजेशन जो दो तरीके से परफॉर्म होता है, कैसे, एक तो मैकेनिकल मेथड से और दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल में क्या क्या होती है, मैकेनिकल में होती है मेस्टिकेशन एंड चर्निंग। मेस्टिकेशन कहाँ होगी, माउथ में, जब आप खाना खाओगे दांत से चबाना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेस्टिकेट करना, है ना। और चर्निंग कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर में। जब फूड आपके स्टमक के अंदर में जाती है, चबाने के बाद जब आप निगलते हो, इंगल्फिंग करते हो, इसके बाद बेटा स्टमक में जाकर 4 आवर्स तक स्टमक में रहती है, 4 to 5 आवर। उस दौरान उस फूड में बहुत सारे हमारे स्टमक का जो एलिमेंट वाल है, म्यूकोजल वाल, वो बहुत तरीके का क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड। अब इसके वजह से भी वो ब्रेक डाउन होता है, फिजिकली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कि 2 इवेंट हो रहा है। क्या क्या बेटा, एक हो रहा है मेस्टिकेशन और दूसरा हो रहा है चर्निंग। मेस्टिकेशन मतलब चबाना, दांत से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और चर्निंग का मतलब होता है जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक का वाल कॉन्ट्रैक्ट रिएक्शन करके और उसके कंपोनेंट में, छोटे कंपोनेंट में फिजिकली ब्रेक डाउन करता है। फिजिकली मतलब समझते हो, तोड़ना छोटे छोटे कंपोनेंट। तो एक तो बेटा डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें है मेस्टिकेशन और चर्निंग, और दूसरा होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस कहने का मतलब बेटा हमको तो उसको तोड़ना है ना सिंपल फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ना है। अमाइनो एसिड एक सिंपल फॉर्म है जो एब्जॉर्ब हो जाती है, ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म है जो एब्जॉर्ब हो जाता है ना कॉम्प्लेक्स फूड को। तो इसको तोड़ने के लिए बेटा एक तो मैकेनिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम करते हैं बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वो एंजाइम क्या करता है, इसके ऊपर एक्ट करता है और एक्ट करके छोटे कंपोनेंट में, जो डाइजेस्टिव कंपोनेंट है, जो सोलुबल है, वाटर सोलुबल, जो हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके फॉर्म में तोड़ देता है। तो डाइजेशन इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ओके, to break down a complex carbohydrate into या complex food into simple absorbable form. Okay? Now आगे ध्यान देना बेटा। अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे बनाया है डायग्राम पे। तो ये नोट्स बहुत ही प्रीमियम नोट्स है बेटा, है ना। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लोगे क्लास खत्म होने के बाद, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा उसको। देखो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड को हमने क्या तोड़ा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में तोड़ा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड वाटर। व्हाट इज एंजाइम, बायोकेमिकल, है ना, एक बायोकेमिकल है, केमिकल है।
जो कि क्या हमारे बॉडी में बन रहा है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, बायोकेमिकल। एंजाइम और वाटर की मदद से प्लस में मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना। अच्छा देखो, जितने भी एंजाइम है बेटा ना, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये सब जो है एक्ट करता है, यानी कि परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये सारे के सारे एंजाइम जो है वाटर से वाटर के प्रेजेंस में ही वर्क करता है, आ रहा है समझ में। तो ऑल जो एंजाइम है वो क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलेज है। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेज, यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सब वर्क करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर पानी न रहे तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, वाटर से मिलकर बना होता है, आ रहा है समझ में। तो एंजाइम प्लस वाटर मिलके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। हालांकि मुझे लगता है ये आपका क्या होता है डाइजेशन अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने एक एक चीजों को बताया, डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल फॉर्म में तोड़ना बाय द हेल्प ऑफ मेस्टिकेशन एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मेस्टिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। और मैकेनिकल में क्या क्या इन्वॉल्व है, मेस्टिकेशन एंड चर्निंग ऑफ फूड, मेस्टिकेशन एंड चर्निंग ऑफ फूड। मेस्टिकेशन कैसे हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ टीथ, एंड चर्निंग ऑफ फूड कहां पर, स्टमक में, है ना। और आपका बायोकेमिकल, बायोकेमिकल में क्या है, एंजाइम और वाटर। क्लियर है। चल आगे, वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। हम पानी जो है हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में बेटा अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं लगातार, कुछ नया केमिकल बनता है, कुछ ब्रेक डाउन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, all different type of chemical reaction occurring inside a body is called metabolism। ये दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हालांकि इसका डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। एनाबॉलिज्म में क्या होती है, कोई नया चीज बनता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ चीजें ब्रेक होता है, जैसे ग्लूकोज का एटीपी में टूटना कैटाबॉलिज्म है। फोटोसिंथेसिस में बनना कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिज्म है ना। जैसे सलाइवा, माउथ के अंदर जो आपका सलाइवा है वो क्या बनता है, एनाबॉलिज्म। आ रहा है समझ में। तो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, तो उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे छोटे से एग्जांपल से, जो बेटा आपके माउथ में सलाइवा है ना, ये सलाइवा जिसको आप स्पिट करते हो, चबाते टाइम में मिक्सअप करते हो फूड के साथ, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा, 1 to 1.5 लीटर सलाइवा माउथ में डेली सेक्रेट होता है। और उस 1 से 1.5 लीटर में 99% वाटर होता है। तो सोचो वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। आराम आराम से चल रहे हैं, चीजों को एकदम इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। एक भी डाउट सॉल्व, एक सिंगल डाउट सॉल्व नहीं रहने दूंगा, है ना। ध्यान दो, आगे देखना बेटा। अब स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन आपको क्लियर है, व्हाट इज डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म by the mechanical and biochemical process. In mechanical process, two type of event involved. What? Two type of event involved. What? Mastication and churning. Biochemical process occurred by the help of enzyme and water. Water play a very important role in metabolic activity. एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना है ना। चल स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब देखो ये तो क्या डाइजेशन क्या है। इस डाइजेशन को करने के लिए बेटा हमारे बॉडी का बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका एक बकल कैविटी यानी कि माउथ, प्लस फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी ऑर्गन हैं वो आपस में मिलके डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इन्हीं ऑर्गन को बेटा और उससे रिलेटेड ग्लैंड को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आ रहा है समझ में। हमारे बॉडी में जैसे मान लो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, हार्ट, आर्टरीज, वेन जिससे ब्लड जाता है ना, हार्ट उसको पंपिंग करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होगा, आपका नॉस्ट्रिल, आपका लंग्स जहां से बनती है। तो उसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन है जो आपस में मिलके डाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, और उसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है बेटा, एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा उससे रिलेटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से लेकर के एनस तक के पोर्शन को, ऐसे जाओ माउथ से होते हुए फूड बैग से होते हुए स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ से लेकर के एनस तक के पोर्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ग्लैंड उससे जुड़े होते हैं जो क्या देते हैं, एंजाइम। क्योंकि बताया कि एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करता है, तो कुछ ग्लैंड जुड़े होते हैं जो क्या देते हैं, एंजाइम, उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एनसीईआरटी लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर एसोसिएटेड ग्लैंड। एनसीईआरटी की लाइन है ना। चलो तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनएस तक के पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल का बेटा लेंथ का,
तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है 6 to 9 मीटर है, यानी कि आपके माउथ से जहां खाना खाते हो से इजेशन तक, इजेशन जहां पे आप अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हो, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो लेंथ है वो कितना है 6 to 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना है 6 to 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ 6 to 9 मीटर, सेट कर लो, है ना बेटा। एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ 6 to 9 मीटर और स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड टिल एनस। अगर हम बात करें, आप ध्यान से देखना एलिमेंट्री कैनाल में, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, फिर हम आएंगे एसोसिएटेड ग्लैंड पे। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल का बात करें बेटा, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल को कितने सेक्शन में डिवाइड किया है 3। यहां से शुरू हुआ, ये हमारा माउथ वाला पोर्शन है ना, एक रफ डायग्राम है आपको समझने के लिए मैंने बनाई है। देखो यहां से शुरू हुआ, ये व्हाट इज दिस माउथ, माउथ जहां खाना खाते हो, इसको हम बेटा बोलते हैं फोरगट। क्या बोलते हैं फोरगट, माउथ वाला पोर्शन। पूरे एलिमेंट्री कैनाल को माउथ से लेकर के एनस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। पूरे एलिमेंट्री कैनाल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। कौन कौन, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। जो माउथ वाला पोर्शन है बेटा, जहां पे आप खाना खाते हो, इसको हम बोलते हैं फोरगट। और यहां से लेकर के, यहां से फूड पाइप से लेकर के अब टू लार्ज इंटेस्टाइन का कहां तक, कोलोन वाले रीजन तक जो है, उसको बोलते हैं हिंडगट। क्या बोलते हैं, सॉरी मिडगट। क्या बोलते हैं बेटा, मिडगट, है ना। तो माउथ वाला पोर्शन फोरगट, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक, है ना, इंटेस्टाइन तक के पोर्शन को क्या बोलते हैं मिडगट। और सबसे लास्ट में जहां पे आपका क्या होता है एनल कैनाल, एनस, जिससे के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंडगट। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल को बेटा मैंने 3 पार्ट में बाइफरगेट किया है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट ये वाला पोर्शन, मिडगट फूड पाइप इसोफेगस से लेकर के अप टू इंटेस्टाइन तक का पोर्शन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम वाला पोर्शन छोड़ के, है ना। और हिंडगट रेक्टम से आगे जो एनल कैनाल है हमारा, उसको हम हिंडगट बोलते हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चा पार्टी, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है डिप्लॉयड, जो डिवाइड कर करके 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड में पूरी ह्यूमन बॉडी बनाता है। आ रहा है समझ में। जो अलग अलग ऑर्गन बेटा जाइगोट से बनता है, वो डिराइव होता है 3 टाइप के एम्ब्रियोनिक लेयर से। ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़नी है। अभी के लिए बेसिक समझो कि हमारे जो अलग अलग जितने ऑर्गन है ना, माउथ, ईयर, है ना, नोज, सब ऑर्गन अलग 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 क्या 3 टाइप का जर्म लेयर हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, उसी जर्म लेयर से बनते हैं, है ना। कौन कौन से जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। एम्ब्रियोनिक लाइफ में बेटा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हम लोग एम्ब्रियो में होते हैं, यानी कि फिटल लाइफ में होते हैं, गेस्टेशन पीरियड में होते हैं, उस दौरान माँ के गर्भ में 3 टाइप का जर्म लेयर बनता है, और वही 3 जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स बनती है। कौन कौन जर्म लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। तो जो फोरगट है बेटा, फोरगट आपका एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। कैसा है एक्टोडर्म, क्वेश्चन आता है नहीं तो फोरगट ये वाला कोई पूछेगा कैसा, किससे बना हुआ, कैसा ऑरिजिन है ओरल कैविटी, क्या बोलोगे एक्टोडर्मल ऑरिजिन, है ना। फोरगट आपका बना हुआ है एक्टोडर्म से, मिडगट बना हुआ है जनरली सारे मसल्स इंडोडर्मल इन ऑरिजिन, और जो लास्ट का एनल कैनाल है वो आपका किससे है एनल कैनाल, जिसको हम बोलते हैं हिंडगट, वो फिर से एक्टोडर्मल, यानी कि फोरगट एक्टोडर्मल, फिर इंडोडर्मल और उसके बाद फिर से एक्टोडर्मल। क्लियर है, सेट होगा एकदम सेट। आगे तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने क्या बताया बेटा कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एसोसिएटेड ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बिगिन होता है फ्रॉम द माउथ और एंड करता है टिल एनस। इसकी लेंथ होती है 6 to 9 मीटर, है ना। 3 पार्ट में हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट में माउथ वाला पोर्शन, मिडगट में यहाँ इसोफेगस से लेकर के अप टू इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, और हिंडगट में इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी कि एनल कैनाल वाला पोर्शन। फोरगट जो है आपका एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, और मिडगट जो है सो इंडोडर्मल इन ऑरिजिन है, और फिर से जो लास्ट वाला पोर्शन सबसे जो है एलिमेंट्री कैनाल का यानी कि एनल कैनाल, वो आपका एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। एकदम सेट होगा दिमाग में, है ना, फिक्स। अब देखो तो एक तो हो गया तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे सारा प्रोसेस होगा, मैकेनिकल प्रोसेस या एंजाइम का एक्टिविटी होगा। लेकिन जो एंजाइम का सेक्रेशन होता है वो होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। आ रहा है समझ में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ कुछ ग्लैंड होता है जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है। और कौन कौन से ग्लैंड है, एक तो आपका है सैलिवरी ग्लैंड,
माउथ में प्रेजेंट है कौन सा ग्लैंड? सलेवरी ग्लैंड, जो क्या करता है? सलाइवा का सेक्रीशन। जो खाना खाते हो सलाइवा निकलता है ना, सलाइवा का सेक्रेशन। एक हो गया आपका सलेवरी ग्लैंड, और स्टमक से निकलने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन कौन सा ग्लैंड हो गया बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में? सलेवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड, दो याद हो गई, सलेवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा जो ग्लैंड होता है पेनक्रियाज, जस्ट हमारे स्टमक के नीचे, स्टमक के नीचे ड्यूडेनम जो है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, उसके ड्यूडेनम रीजन में एक और छोटा सा पत्ता की तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। तो एक तो सलेवरी ग्लैंड, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा पेनक्रियाज, और चौथा जो है बेटा लीवर। आपका जो लीवर है यहाँ पे किस साइड में? राइट साइड में, है ना। राइट साइड में डायफ्रागम के जस्ट नीचे कौन आता है? लीवर। तो लीवर, पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्लस लास्ट जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आपका इंटेस्टाइन में खुद बहुत सारे एंजाइम को सेक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सक्कस इंटेरिकस उसको बोलते हैं। आपको बेटा वो ग्लैंड भी माइंड में रखना है। तो कौन कौन एसोसिएटेड ग्लैंड है? नेम रिपीट कर रहा हूं, याद कर लो, यही क्लास में याद कर लेना है ना, क्लास में याद कर लेना है। क्या क्या? सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। याद हो गया है? श्योर, पक्का? चलो आ गया। अब देखो बेटा ध्यान है ना, तो हमने पढ़ा डाइजेशन क्या होता है, हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड हमने देखा और एलिमेंट्री कैनाल का एक रफ आइडिया। अब आगे यहाँ देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम क्लियर हो गया? ध्यान, थोड़ी सी बेटा बफरिंग हो रही है, हाँ होपफुली आपको विजुअल हुआ है ना। देखो ध्यान, अगर बेटा ध्यान से देखोगे, ये आपका क्या है, यहाँ माउथ से लेकर के, देखो एक पूरा मैं डायग्राम को नहीं है ना, एक मिनट छोटा करता हूं आपको। दिख रहा? विजुअल है बेटा? हाँ ठीक है। देखो ध्यान, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है यहाँ से माउथ स्टार्ट हुआ, खाना यहाँ खाते हो, माउथ से लेकर के ये आपका क्या है? फूड पाइप। ये क्या है? देखो ध्यान, ये आपका है इसोफेगस, फूड पाइप। दिख रहा है? इसोफेगस माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से लेकर के फूड पाइप के थ्रू फूड आपका अंदर आएगा। ये है हमारा स्टमक, स्टमक है ना। तो माउथ, उसके बाद फूड पाइप, मतलब इसोफेगस से होते हुए फूड आएगी आपके स्टमक में, स्टमक से बेटा इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से होते हुए फाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से एंट्स, है ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन जो कि 6 to 9 मीटर है अप्रॉक्स, अभी तुरंत बताया हूँ, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और बेटा इस एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ग्लैंड जुड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। जैसे कौन सा ग्लैंड? यहाँ पे देखो, पैरोटिड ग्लैंड है ना, सब मैक्सिलरी है, सब लिंगुअल ग्लैंड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अभी घबराना नहीं, अभी तो बस नॉर्मल आइडिया रखो कि यहाँ पे रोल कैविटी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, दिख रहा ये वाला, यहाँ पे देखो सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, जीभ से नीचे यहाँ पे एक ग्लैंड होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पे आपके जॉ में यहाँ पे भी एक ग्लैंड होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और यहाँ पे होता है पैरोटिड ग्लैंड। इसमें याद कराएंगे, घबराना नहीं, अभी तो नॉर्मल समझना है, आइडिया दे रहा है। तो अलग अलग ग्लैंड होता है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड, क्योंकि ये सलाइवा का सेक्रेशन करता है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड together constitute salivary gland because it secretes saliva which contain salivary amylase enzyme। क्लियर है? अब समझो, यहाँ पे ध्यान, ये तो हो गया तुम्हारा ग्लैंड। अब इसके बाद बात करोगे स्टमक। स्टमक के अंदर में बेटा क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ऐसे ऐसे रूप होता है, तो यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो पेप्सिनोजेन एंजाइम को सेक्रेशन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो आपका और कौन कौन सा ग्लैंड है? देखो यहाँ पेनक्रियाज दिख रहा है, ड्यूडेनम के बीच में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जी लिवर। तो कौन कौन एसोसिएटेड ग्लैंड हो गया? सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियाज। अब इसके अलावा बेटा हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम, मेन एंजाइम को सेक्रेट करता है, लास्ट जो डाइजेशन का काम करता है उसको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल, जूस सेक्रेट करता है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो पांचों ग्लैंड का नाम याद हो गया जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। सलेवरी ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, चल आगे देख। सुबह बच्चा पार्टी सॉर्ट आउट हो जाएगा कल, है ना, थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास से इशू सॉर्ट आउट। बिल्कुल भी एक डाउट आउट नहीं रहने दूंगा, है ना, लाइव क्लास में याद करा दूंगा। मुझे पता है घर में पढ़ते तो होंगे नहीं, है ना, वीडियो देखा, लेक्चर को वॉच किया, खत्म, है ना, एकदम दिमाग में सेट, पूरी टॉपिक आपको एकदम माइंड में सेट कर दूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चल अब बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माउथ को पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, फिर हम फूड पाइप को पढ़ेंगे, फिर हम स्टमक को पढ़ेंगे, है ना, फिर हम इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, फिर एक एक करके सारी ग्लैंड को पढ़ेंगे, लिवर, पेनक्रियाज, डिटेल में। फिर हम देखेंगे कि कैसे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके, चल तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बकल कैविटी या ओरल कैविटी। क्या है ओरल कैविटी? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, A space inside mouth। हमारे माउथ के इनसाइड जो स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी या बकल कैविटी। क्लियर है? हालांकि बेटा बकल कैविटी ओरल कैविटी में एक मेजर डिफरेंस है, बट जनरली एनसीईआरटी नहीं लिखा है इसलिए नहीं बताता है कोई। ओरल कैविटी जो होता है बेटा बेसिकली हम सिर्फ टीथ और चिक के बीच का जो वेस्टिब्यूल है यहाँ, इसी को हम बोलते हैं ओरल कैविटी। पूरा जो अंदर जिसमें आपका टंग वगैरह सब है इसको बोलते हैं बकल कैविटी। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में ओरल कैविटी या बकल कैविटी सेम कॉमन ही समझते हैं। तो व्हाट इज ओरल एंड बकल कैविटी? स्पेस इनसाइड द माउथ। क्लियर? व्हाट इज वेस्टिब्यूल? एक टर्म है वेस्टिब्यूल, आया हुआ क्वेश्चन है ना। वेस्टिब्यूल क्या होता है बेटा? देखो ध्यान, एक टर्म है, ये माइंड में रखना है। वेस्टिब्यूल व्हाट? एक मिनट बच्चा पार्टी। A space between teeth and cheek। हमारे दांत और चिक के बीच का जो स्पेस है ना, टीथ और चिक के बीच का जो स्पेस है इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। व्हाट इज वेस्टिब्यूल? A space between teeth and cheek। A space between teeth and cheek। A space between teeth and cheek। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल, 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 है ना। What is vestibule? A space between teeth and cheek। What is oral cavity? A space inside mouth। What is buccal cavity? A space inside mouth, है ना। What is vestibule? A space between teeth and cheek। क्लियर? वेस्टिब्यूल जहां ब्रश ऐसे ऐसे करते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले ओरल कैविटी या बकल कैविटी को डिटेल में, है ना। इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम को समझ लिया तो ओरल कैविटी सेट, दिमाग में एकदम सेट हो जाए, कहीं कोई डाउट साउट नहीं रहेगा। ध्यान से समझेगा डायग्राम, है ना। देखो मैंने खुद से बनाया है, इसको समझेगा बेटा। एक रफ डायग्राम है ह्यूमन बॉडी का, माउथ के स्ट्रक्चर का। ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कौन सा कलर चूज करूं? चलो पिंक कलर। ये है तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जहां से सांस लेते हो, है ना, नाक। यहाँ पे अगर देखोगे बेटा तो हमारा क्या है? नेजल चेम्बर अंदर में, नॉस्ट्रिल के अंदर में क्या है? नेजल चैम्बर। हालांकि इसका कोई काम नहीं, इसका अगला जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। अब इसके बाद यहाँ क्या है बेटा? इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्लियर है यहाँ तक? हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना ये वाली पोर्शन, इतना ये वाला हमें पढ़ना है। कौन सा? ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ध्यान दो, इसी को बोलते हैं जो स्पेस है बेटा ये वाला, इसी को बोलते हैं क्या? ओरल कैविटी। अगर ओरल कैविटी में ध्यान से देखोगे तो क्या क्या दिख रहा है? एक तो आपका दांत दिख रहा है प्यारा सा, है ना, क्यूट सा दांत, टीथ और टंग, है ना, टंग और टीथ। ये किसमें होता है? ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी कंस्टिट्यूट टीथ एंड टंग। क्लियर है? ये डायग्राम। आगे देखो, यहां से जब जाओगे बेटा, यहाँ पे देखो, ये जब ऊपर वाले जॉ में देखते हैं हम, ये तो नीचे वाला जॉ, अपर वाला में यहाँ पे बेटा एक प्लेट होता है, हाँ, इधर इस वाले प्लेट क्या बोलते हैं? मस्कुलर हार्ड पैलेट। और उसके जस्ट पीछे जाओगे तो फिंगर को ले जाओ यहाँ पे, हार्ड पैलेट, है ना। और उसके पीछे और ले जाओगे देखना सॉफ्टनेस रहता है, मसल्स में क्या है? सॉफ्ट। इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट और उसके अंदर में सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है? ओरल कैविटी का जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे हार्ड पैलेट और उसके जस्ट पीछे सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है?
डायग्राम में तो क्रिस्टल क्लियर होगा। टीथ, टंग और हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, क्लियर। अब देखो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना बेटा, यही सॉफ्ट पैलेट आगे जाके मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं इवुला। इवुला क्या बोलते हैं? इवुला। इवुला क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना। सॉफ्ट पैलेट बेटा देखो, यहाँ टीथ है, टीथ के नीचे क्या है? हार्ड पैलेट, और उसके अंदर जाओगे तो सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है मॉडिफाई करके यहाँ पे एक ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं इव्यूला। क्या बोलते हैं? इव्यूला। इव्यूला क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट है, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट है, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, क्लियर। अब देखो इव्यूलो के बाद अगर हम बात करें बेटा, आगे आओगे तो यहाँ पे ध्यान दो और क्या क्या है। अब हम जैसे ही नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे बेटा ये जो निकला हुआ है ना हमारा, है ना, इसके जो एडोसेंस, एडोसेंस के जस्ट नीचे ऐसे जाओगे, यहाँ पे ध्यान दो। ये तो ये होता है विंड पाइप। क्या होता है? विंड पाइप, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप कहाँ लीड करता है? ट्रैकिया, जहाँ से आप सांस लेते हो, है ना, ब्रीदिंग करते हो, तो जो हवा है, एयर है, और ट्रैकिया के थ्रू कहाँ जाता है? आपके लंग्स में जाता है। तो यहाँ पे है ट्रैकिया, और ट्रैकिया से जस्ट पीछे देखोगे, यानी कि विंड पाइप से जहाँ से सांस अंदर जाती है हवा, है ना, हमारे लंग्स में, विंड पाइप से जस्ट ट्रैकिया से बगल में देखोगे, पीछे में, है ना, बिलो द ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया से पीछे में देखोगे तो आपको दिखेगा क्या? आपका कौन सा ऑर्गन? ट्रैकिया से जस्ट पीछे देखोगे बेटा, ये तुम्हारा दिखेगा, ये वाला देखो, यहाँ ध्यान दो, है ना, ये वाला इसोफेगस। क्या? इसोफेगस। क्या दिख रहा है बताओ? इसोफेगस। इसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। इसी को क्या बोलते हैं? भोजन की नली, फूड पाइप। इसके थ्रू खाना माउथ में चबाने के बाद फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक तक जाता है ना। फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाता है? स्टमक तक। फूड पाइप का ही नेम है इसोफेगस। इसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। ठीक है? तो बेटा ये हो गया तुम्हारा विंड पाइप, जिससे एयर जाती है, उसके जस्ट पीछे फूड पाइप। और बेटा यहाँ पे देखना, ये जो विंड पाइप है, इसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग दिख रहा? जैसे कोई भी पाइप है तो पाइप की ओपनिंग होगी, मान लो पाइप है, पाइप का ओपनिंग होगा, तो इसके ओपनिंग को, विंड पाइप के ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट। विंड पाइप का ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया का ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। ट्रैकिया का ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। यानी विंड पाइप का जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को बोलते हैं हम ग्लोटिस। विंड पाइप का जो ओपनिंग है, देखो पिंक कलर से बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। क्लियर है? अब देखो विंड पाइप का ओपनिंग को ग्लोटिस बोला, उसी तरीके से फूड पाइप की ओपनिंग है, विंड पाइप का जैसा ओपनिंग था उसको ग्लोटिस बोला। विंड पाइप की तरह किसका ओपनिंग है बेटा? फूड पाइप की। फूड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं गुलीट। क्या बोलते हैं? गुलीट। तो गुलीट और ग्लोटिस में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखेगा, है ना। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप। वेयर गुलीट इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, इसोफेगस। गुलीट इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, इसोफेगस। क्लियर? गुलीट और ग्लोटिस, क्लियर। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, जिसके थ्रू सांस लेते हैं, हवा जाती है लंग्स में, ट्रैकिया के ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं, वहीं फूड पाइप के ओपनिंग को हम गुलीट बोलते हैं। क्लियर है? सेट है दिमाग में कॉन्सेप्ट ना, कंफ्यूज नहीं हुआ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ। मेरा स्टूडेंट है, इसका मतलब कि 360 आउट ऑफ 360 नीट है ना, 100% स्कोर बायोलॉजी में करें, बिल्कुल भी कंफ्यूज। ग्लोटिस और गुलीट, क्लियर है? अब बेटा देखो यहाँ पे ग्लोटिस के जस्ट ऊपर में एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप समझते हो? पत्ता की तरह। ग्लोटिस के जस्ट बगल में यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखो देखो, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, ठीक है। तो ग्लोटिस के जस्ट ऊपर में फोल्डिंग, फोल्डेबल यानी कि जो मूव कर सकता है, फोल्डेबल फ्लैप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। बेटा होता क्या है, जब आप खाने को निगलते हो तो यहाँ पे फूड पाइप भी है, यहीं पे विंड पाइप भी है, तो जो आपका फूड है वो श्वास की नली में ना जाए, है ना, विंड पाइप में नहीं जाए। इसके लिए यहाँ पे एक फ्लिप फ्लैप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेबल, जो क्या करता है कि ड्यूरिंग इंगल्फिंग ऑफ फूड, जब खाना हम निगलते हैं, ड्यूरिंग इंगल्फिंग ऑफ फूड, ये जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको कवर कर देता है, किसको? ग्लोटिस को। ग्लोटिस को कवर कर देता है, ग्लोटिस के ऊपर में आके ऐसे कवर कर देता है। जब खाना होगा वो कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, है ना, गुलीट में जाएगा, कभी भी ग्लोटिस में नहीं जाएगा। वरना समझ लो ना, कभी कभी अगर प्रॉपर बंद नहीं हो पाते तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आप खांसने लगते हो। क्लियर है इतनी बातें?
व्हाट इज एपिग्लोटिस? इट इज मेम्ब्रेनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कवर ग्लोटिस ऑफ ट्रैकिया, है ना, विंड पाइप, एपिग्लोटिस, है ना। और यहाँ पे क्या है, अब देखो बेटा, यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान देना, तो सॉफ्ट पैलेट जो मॉडिफाई करके बना रहा था इब्यूला। अच्छा यहां देखो, ये वाला पोर्शन कौन सा, फेरिंग्स वाला, रेड कलर से जो दिखाया है, ये वाला पोर्शन रेड कलर से, ये पूरी यहां से लेके, ये देखो, ये तो तुम्हारा ट्रेकिया, ये तुम्हारा इसोफेगस, ये है तुम्हारा ग्लोटिस, ये है तुम्हारा गुलिड, ये है तुम्हारा एपिग्लोटिस, यहाँ पे ए वाला है ना, माउथ के द्वारा, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा कॉमन ओपनिंग होता है फूड पाइप एंड विंड पाइप का। फूड पाइप और विंड पाइप दोनों खुल रहा है इस खाली जगह में। फिर से मेरी बात सुनो, फूड पाइप एंड विंड पाइप, फिर से सुनेगा, फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों खुल रहे हैं इस खाली जगह में, और इसी जो है ओपनिंग वेयर फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों ओपन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज द common opening of food pipe and wind pipe, trachea and esophagus. क्लियर, सेट है कॉन्सेप्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो बेटा ये डायग्राम से आपको आइडिया लग गया होगा। अब जो यही इसोफेगस बेटा आगे जाएगा और आगे जाके स्टमक में जाके खुलेगा, कार्डियक, है ना। आगे तो ये डायग्राम होपफुली आपको क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बिल्कुल नहीं रखेगा, है ना। वीडियो को रिपीट करके देख लेगा, थोड़ी भी कंफ्यूजन है ना। यहाँ पे देखो, इसको फिर से मैंने एक आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लेके आया हूँ, ध्यान दो। इब्यूला यही है, सॉफ्ट पैलेट का मॉडिफिकेशन, सॉफ्ट पैलेट का मॉडिफिकेशन, इब्यूला, इब्यूला, है ना, दिख रहा, ये दिखा, सॉफ्ट पैलेट का मॉडिफिकेशन, इब्यूला, ये बात ठीक है। सॉफ्ट पैलेट जो है ना मॉडिफाई करके ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को बोलते हैं इब्यूला, ठीक है। ये हो गया सॉफ्ट पैलेट, है ना। यहाँ पे देखो टीथ, अलग अलग टाइप का टीथ है, उसको डिस्कस करेंगे। टंग, है ना, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये आपका ओट, लिप, है ना, ठीक, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, ओरल कैविटी का एक एक स्ट्रक्चर, टीथ, फिर टंग और फिर बाकी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा टीथ, है ना। देखो ध्यान से मेरी बातों को 2-3 मिनट सुनो, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। अगर बेटा टीथ को आप ध्यान से देखोगे केयरफुली, तो सबसे बाहर में जो व्हाइटिश दिख रहा है, इसको बेटा हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। तो टीथ का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, जो व्हाइट कलर का, जो फूड को कट करता है ना, फूड को जो है टीरिंग करता है, कटिंग करता है, मिक्सिंग करता है, वो वाले ग्राइंडिंग करता है, ये जो व्हाइट कलर का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल बेटा आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही होता है बेटा, है ना। दांत से आप देखते हो कुछ भी काट लेते हो पट से, सब क्योंकि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। टीथ का पार्ट सबसे बाहर वाला क्या हो गया बेटा, इनेमल। इसके अंदर में जब जाओगे, इनेमल को बाहर निकाल लोगे, तो उसके अंदर में एक बोनी पार्ट होता है ना, बोन, पतला सा बोनी पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं डेंटाइन। तो इनेमल सबसे बाहर वाला पार्ट, टीथ का मैं पार्ट्स बता रहा हूँ बेटा, सबसे बाहर क्या है, इनेमल। इनेमल के जस्ट अंदर में क्या है, डेंटाइन, जो कि कैसा है, बोनी पार्ट है ना। इनेमल, फिर डेंटाइन, और डेंटाइन जो अंदर में लिंक होता है किससे, पल्प कैविटी से। किससे, कैविटी से। तो ये जो आपका टीथ है बेटा, टीथ बेसिकली क्या है, आपके जबड़े में, जॉ में, लोअर जॉ एंड अपर जॉ में एम्बेडेड है, धसा हुआ है ना, जॉ में धसा हुआ है ना आपका टीथ। तो सबसे बाहर में क्या है बेटा, इनेमल। इनेमल के अंदर में डेंटाइन, और डेंटाइन जो है उसके नीचे होता है पल्प कैविटी, जिसमें कि बहुत आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, नर्व्स होते हैं, जिसके वजह से, क्योंकि टीथ को, डेंटाइन को भी तो बेटा चाहिए ना एनर्जी, एटीपी चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ब्लड से मिलेगा, तो ब्लड पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब तक नहीं मिलेगा, एटीपी नहीं मिलेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमारा सबसे बाहर में क्या हो गया, हार्डेस्ट बताएं, इनेमल। इनेमल के अंदर में डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर में पल्प कैविटी। क्लियर है। अच्छा बेटा ध्यान दो, किसी भी पोर्शन को, जैसे हमने पूरे एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में बांटा था ना, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक उसी तरीके से बेटा इस टीथ को भी हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट यहाँ इतने दूर, फिर बीच वाला और सबसे लास्ट वाला, है ना। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, जहाँ पे इनेमल दिख रहा है, ये वाला व्हाइटिश पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्रॉन। क्या बोलते हैं, क्रॉन। इसको सबसे बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इतने पोर्शन को, क्रॉन। अब इसके बाद जो है नेक, यानी कि मान लो ये टीथ है, व्हाइटिश पार्ट यहाँ तक है, जहां पे आपको दिख रहा है,
इसको हमने बांट दिया क्रॉन, क्रॉन के बाद नेक, और नेक के बाद ये रूट। रूट वाला वो पोर्शन होता है जो अंदर में धसा होता है ना। तो पूरे तीत के स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे डिवाइड करें 3 पोर्शन में, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन, क्रॉन, नेक और रूट। क्रॉन में बेटा क्या होता है, इनेमल, उसके नीचे क्या होता है, डेंटाइन, और रूट जो धसा होता है उसमें पल्प कैविटी होता है। क्लियर है मेरी बात, नेक बीच वाले पोर्शन, इनेमल हो गई, डेंटाइन हो गई और पल्प कैविटी हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो इनेमल होता है बेटा आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, क्या है, सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। डेंटाइन जो होता है बोनी पार्ट होता है बेटा। जो इनेमल होता है ना, उसको एक सेल बनाता है, सेल जो है, एक सेल है हमारे बॉडी में जो इनेमल को बनाता है, उसको बोलते हैं हम एमिलोब्लास्ट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नीट में क्वेश्चन आती है, बार बार आती है। इनेमल को एक सेल फॉर्म करता है, जो कोई ना कोई तो बनाएगा ना इनेमल को, तो जो सेल इनेमल को फॉर्म करता है उसको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट सेल। कौन सा सेल, एमिलोब्लास्ट सेल। ए फॉर अमीबा, ब्लास्ट है ना, ब्लास्ट करके मतलब बनाना, रिजनरेट करना। एमिलोब्लास्ट सेल इनेमल बनाता है। उसी तरीके से बेटा जो डेंटाइन है, जो बोनी पार्ट है सबका, उसको बनाता है ओडोंटोब्लास्ट सेल। इनेमल को बनाएगा एमिलोब्लास्ट, डेंटाइन को बनाएगा ओडोंटोब्लास्ट। इनेमल को बनाएगा एमिलोब्लास्ट, डेंटाइन को बनाएगा ओडोंटोब्लास्ट। इनेमल को बनाएगा एमिलोब्लास्ट, डेंटाइन को बनाएगा ओडोंटोब्लास्ट। याद हो गया, याद हो गया पक्का, श्योर है ना, पक्का याद हो गया ना। आंसू सर के स्टूडेंट यार धड़ाधड़ वीडियो पढ़ा, वीडियो देखा, एकदम ब्रेन में सेट हो रहा है पूरा, है ना, बिना देखे बोल रहा है धड़ाधड़। तो इनेमल को कौन बनाता है बेटा, एमिलोब्लास्ट सेल। डेंटाइन को कौन बनाता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्लियर। अब देखो सर, इनेमल हार्डेस्ट सबस्टांस, डेंटाइन बोनी पार्ट। अब बेटा अगर हम बात करें ऑरिजिन का, तो हमने बताया था ना ये सब इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, यहाँ से यहाँ तक इंडोडर्मल, और फिर जो है इक्टोडर्मल। इनेमल जो होता है ना बेटा, वो इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। कैसा होता है, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। जो डेंटाइन है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है, डेंटाइन जो ओडोंटोब्लास्ट सेल से बन रहा है, वो मेजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। डेंटाइन कैसा होता है, मेजोडर्मल इन ऑरिजिन। क्लियर है। अब इनेमल डेंटाइन हो गया, तो डेंटाइन बेटा पल्प कैविटी के साथ जुड़ता है एक लेयर से, जिसको बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर। आ रहा है, क्लियर है इतनी बातें। चल, तो इसी के बारे में हम अच्छे से बेटा पढ़े, है ना, ध्यान देना। ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर को हम अच्छे से पढ़े, तो अभी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अब इसी को एक बार डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चकाचक ब्रेन में सेट। देखो सबसे पहले मैंने टीथ को 3 पोर्शन में डिवाइड किया, क्रॉन जहां पे आपका व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है ना, नेक ये वाली रीजन को, और रूट, रूट वाला वो पोर्शन है जो आपके जबड़े में, जौ में धसा हुआ है, एम्बेडेड है। क्रॉन, नेक और रूट 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे बाहर जो हार्डेस्ट सबस्टांस है कौन सा है, इनेमल। उसके नीचे जो येलो कलर से दिख रहा है क्या है, डेंटाइन, और उसके नीचे रेड कलर से दिख रहा है क्या है, पल्प कैविटी, है ना। ये क्या है आपका जॉ, गम, जबड़, जिसके थ्रू ये चिपका रहता है आपका दांत है ना, गम में। और यहाँ पे बेटा कुछ बोन्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे देखो पल्प कैविटी इस गम के साथ अटैच होता है ना, बाय द लेयर। ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का एक लेयर ऐसे से ब्लू कलर का, तो एक लेयर के थ्रू अटैच होता है पल्प कैविटी आपके गम के साथ, जिसको बोलते हैं सीमेंटम लेयर। कौन सा लेयर, सीमेंटम लेयर, है ना। इसको एक कैनाल, जो पल्प कैविटी अंदर जाता है गम के अंदर में, जबड़ा के अंदर में जाएगा, वहां से ब्लड वेसल्स आया हुआ है, इसी को बोलते हैं रूट कैनाल, है ना, रूट कैनाल। ये आपका क्लियर होगा, है ना। प्रिमोडियल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन आपको नहीं पढ़ना है, इतना आपको माइंड में रखना है। क्रॉन, नेक, रूट, इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी और सीमेंटिंग लेयर, बस रूट कैनाल, इतने माइंड में रखो। अब देखो देखो यहाँ पे जो पल्प कैविटी होता है, अगर हम बात करें बेटा कि पल्प कैविटी में क्या क्या होता है, इनेमल, डेंटाइन मैंने समझा। अब मैं बात करता हूँ पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या होता है। तो पल्प कैविटी में बेटा होता है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट से जो है आपका जो फॉर्म करता है कौन, अभी तुरंत बताया था, ओडोंटोब्लास्ट क्या फॉर्म करता है, डेंटाइन। तो डेंटाइन को बनाने वाला जो सेल है ओडोंटोब्लास्ट सेल, वो बेसिकली अंदर में रहता है पल्प कैविटी से जस्ट ऊपर। तो पल्प कैविटी में आपका ओडोंटोब्लास्ट प्लस क्या क्या रहेगा, आर्टरी रहेगा, वेन रहेगा, यानी कि ब्लड को कैरी करने वाला आर्टरी वेन, प्लस लिम्फ वेसल्स रहेगा और नर्व्स रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पल्प कैविटी, तो पल्प कैविटी में क्या क्या होती है, कैविटी मतलब खाली जगह, है ना। पल्प कैविटी में क्या क्या होती है, तो कुछ ओडोंटोब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगे जो डेंटाइन को बनाते रहते हैं डिजनरेट होने पे, और आर्टरीज मिलेंगे, वेन्स मिलेंगे, लिम्फ वेसल्स मिलेंगे और नर्व्स। अब हम एक एक करके जो इनेमल, इनेमल है ना, अभी तुरंत पढ़ा है मैंने आपको सिखाया है। इनेमल जो है बेटा अगर हम बात करें, तो इनेमल की अगर ऑरिजिन की बात करें कैसा होता है,
इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। इनेमल ऑरिजिन में कैसा होता है? इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। डेंटाइन कैसा होता है? मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। इनेमल इक्टोडर्मल, डेंटाइन मेसोडर्मल, इनेमल इक्टोडर्मल, डेंटाइन मेसोडर्मल, है ना। इनेमल बनता है किससे बनता है? एमिलोब्लास्ट सेल। डेंटाइन बनता है किससे बनता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। इनेमल इक्टोडर्मल, डेंटाइन मेसोडर्मल, इनेमल एमिलोब्लास्ट सेल, डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल, फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल, डेंटाइन फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल, इनेमल फॉर्म बाय एमिलोब्लास्ट सेल। समझ में आ गया? अब इनेमल की और खास बात क्या है? ये हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी है। कैसा है? बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस, सबसे हार्डेस्ट। देखो आप दांत से कोई भी चीज काट लेते हो, है ना, हार्डेस्ट पूरे बॉडी का। अब इसके फंक्शन की अगर बात करें बेटा, प्रोटेक्शन का काम करता है ना, एकदम। दूसरा चीज च्यूइंग का फूड, भोजन को चबाने में मदद करता है ना। जैसे इनेमल जो है कटिंग, टीयरिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ये सब में काम करता है। चल अब बात करते हैं डेंटाइन का। अगर बेटा आप डेंटाइन की बात करो तो डेंटाइन में बात करो तो डेंटाइन बना होता है ऑरिजिन। अगर बात करें अभी तुरंत बताया, मेसोडर्मल ऑरिजिन फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब ये क्या है? बोनी पार्ट है। आपके टीथ का कैसा पार्ट है? बोनी पार्ट, है ना, बोनी पार्ट ऑफ द टीथ, बोनी पार्ट ऑफ द टीथ, है ना। चल अब बेटा ये तो हो गया टीथ का स्ट्रक्चर। मैंने ओरल कैविटी के अंदर टीथ के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, उसके बारे में पता कर लिया, इनेमल क्या है, डेंटाइन क्या है, ओरल कैविटी क्या है, पढ़ लिया। एक चीज और, टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन। हमारे ह्यूमन में कैसे टाइप का प्रकार का टीथ होता है? तो देखो बेटा, अगर आप ह्यूमन के टीथ को ध्यान से देखोगे, 3-4 चीज देखने को मिलेगा। पहले मेरी बातों को फिर से सुनना, जैसे अभी सुना था, और फिर मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। पहला, जो ह्यूमन का टीथ है वो आपके जबड़े में धसा होता है, जॉ में, लोअर जॉ है या ऊपर जो है मैंडिबल या मैंडिबल, जबड़े में क्या है? धसा हुआ है, एम्बेडेड है। तो ये ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए, टीथ एम्बेडेड इनसाइड द जॉ। जॉ में हमारा टीथ क्या होता है? धसा होता है। बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रिकोडॉन। क्या बोलते हैं? ट्रिकोडॉन। टाइप ऑफ टीथ में क्या, दांत के प्रकार अगर बात करें तो पहला हमारा क्या हो गया? हमारा टीथ जो है ट्रिकोडॉन टीथ है। ट्रिकोडॉन मतलब हमारा टीथ हमारे जॉ में धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है इन द जॉ। आ रहा है समझ में? ट्रिकोडॉन। दूसरा, अगर हम और बात करें बेटा, टीथ को ध्यान से देखोगे तो ह्यूमन के लाइफ में बेटा, आप जब बच्चा होंगे छोटा, 8 साल, 9 साल, 12 साल, तो आपके दांत होंगे मिल्क टीथ, डेसिडिवस टीथ, यानी कि दुधारू दांत, है ना। और वो टीथ फिर से टूटा होगा और टूट के फिर से नया टीथ आया होगा, परमानेंट टीथ। आ रहा है समझ में? तो ह्यूमन के लाइफ में टीथ, कुछ टीथ ऐसे होते हैं 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार। पहला मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ मतलब दुधारू दांत, है ना। मिल्क टीथ छोटा बच्चा में जो टीथ आता है, दोबारा से फिर से टूट के नया टीथ आता है ना। हमारे लाइफ में कुछ टीथ ऐसे होता है जो क्या होता है? 2 बार आता है। इसको हम बोलते हैं डाइफाइओडॉन। डाई मतलब 2, है ना, 2 बार दांत का आना। तो हमारा एक टाइप तो हो गया कि ट्रिकोडॉन, यानी टीथ हमारे जबड़ा में आता है धसा हुआ। दूसरा डाइफाइओडॉन, यानी हमारे ह्यूमन के लाइफ में 2 बार टीथ आती है ना। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया। अच्छा तीसरा देख, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट इंपॉर्टेंट बेटा, हमारा जो टीथ का कस्प है ना, कस्प मतलब एक पोर्शन होता है, व्हाइटिश पार्ट है, एक कस्प हो गया। हमारा जो टीथ का कस्प है वो काफी छोटा छोटा रहता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्यूनोडॉन। हमारा टीथ कैसा है? छोटा। एलिफेंट का दांत एक होता है बड़ा सा है ना, लेकिन हमारा टीथ कैसा होता है? छोटा होता है। तो टीथ का कस्प छोटा होता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूनोडॉन। तो 3 टाइप का टीथ है। ट्रिकोडॉन मतलब हमारा टीथ एम्बेडेड है इन द जॉ। डाइफाइओडॉन मतलब हमारा टीथ लाइफ में 2 बार आता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और ब्यूनोडॉन मतलब हमारे टीथ का जो कस्प छोटा छोटा होता है ना, दांत हमारे छोटे होते हैं कस्प उसमें। ब्यूनोडॉन। एक लास्ट बेटा, ध्यान से सोचो, क्या आपके टीथ जो है सभी के सभी सेम है, एक ही तरह के हैं क्या? नहीं। कुछ टीथ ऐसा है, कुछ टीथ ऐसा है, कुछ जो है बड़ा बड़ा है इधर साइड वाला, यानी कि आपका जो टीथ है अलग अलग टाइप का है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना। ह्यूमन का टीथ बेटा 4 तरह का होता है। कौन कौन? इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर, सॉरी प्रीमोलर और मोलर। ह्यूमन का टीथ 4 अलग अलग प्रकार का होता है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सारा टीथ हमारा एक ही तरह नहीं होता, अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं हेट्रोडॉन। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, है ना, पता है ना। हेट्रोडॉन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दांत, डेंट, है ना। डॉन्ट वर्ड यूज फॉर बेसिकली फॉर टीथ। हमारे जो है अलग अलग टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टीथ होता है ह्यूमन के अंदर में, हेट्रोडॉन। तो 4 प्रकार के हमारा टीथ हो गए। कौन कौन? ट्रिकोडॉन, डाइफाइओडॉन, ब्यूनोडॉन और हेट्रोडॉन। क्लियर है? ठीक। अब इसी को हम बेटा अच्छे से
समझेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी, टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले बात करते हैं थिकोडॉन। थिकोडॉन मतलब टीथ प्रेजेंट इन द सॉकेट, टीथ इज एम्बेडेड इन द जॉ, जॉ में टीथ का धंसा होना है ना, सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम से क्लियर होगा। ये जो आपका टीथ है येलो कलर का जो मैंने बनाया बेटा टीथ है ना, रफ डायग्राम है। ये टीथ आपके जॉ में धंसा हुआ है, एम्बेडेड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं थिकोडॉन। बार बार आया हुआ है ह्यूमन टीथ आर थिकोडॉन, डाइफायोडॉन है ना, ये सब थिकोडॉन पे टीथ करते हैं, डाइफायोडॉन भी होता है। अब देखो अगला विनोडॉन। विनोडॉन का मतलब क्या होता है टीथ विद अ स्मॉल कस्प। देखो इसको कस्प बोलते हैं बेटा, ये देखता है ना जहाँ पे आपका खाना रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं कस्प। ये देखो ये वाला होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कस्प। तो ह्यूमन का जो टीथ का कस्प काफी छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल कस्प होता है, इसको हम बोलते हैं विनोडॉन। एग्जैक्टली नहीं दिया बट इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें तो ह्यूमन का जो टीथ है बेटा लाइफ में 2 बार आता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, इसको बोलते हैं डाइफायोडॉन। और डिफरेंट टाइप का टीथ होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोडॉन। ठीक है, तो हमने थिकोडॉन समझ लिया, विनोडॉन भी समझ लिया, अब हम डाइफायोडॉन और हेटेरोडॉन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे, है ना। देखो क्या डाइफायोडॉन, डाइफायोडॉन में क्या है 2 सेट ऑफ टीथ। हमारे लाइफ में 2 प्रकार के टीथ होते हैं, पहला तो मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ, है ना। 2 टाइप का टीथ आता है, पहले बचपन में एक बार दांत आया होगा आपका, फिर टूट के नया दोबारा दांत आया होगा, है ना। तो 2 प्रकार का टीथ होता है, कौन कौन। पहला मिल्क टीथ, मिल्क टीथ को हम प्राइमरी डेंटिशन में बोलते हैं, यानी सबसे शुरुआती वाला दांत जो आता है प्राइमरी डेंटिशन, या इसी को हम दुधारू दांत भी बोलते हैं, डेसिडिवस टीथ, है ना, डेसिडिवस दुधारू दांत, दूधा दांत, है ना। और इसको टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, हमेशा नहीं रहता, रिप्लेस हो जाता है बाय द परमानेंट टीथ। व्हाट इज डाइफायोडॉन कंडीशन, द रिप्लेसमेंट ऑफ, व्हाट इज डाइफायोडॉन कंडीशन, द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी टीथ मिल्क टीथ टू परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाना डाइफायोडॉन का। क्लियर है, सेट है दिमाग में एकदम। एक टाइप का तो ये हो गया, दूसरा जो टाइप हो गया वो सेकेंडरी डेंटिशन, जिसको हम परमानेंट टीथ भी बोलते हैं, एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। क्लियर है, 2 प्रकार का टीथ हमारे 2 बार लाइफ में हमारा दांत आता है, मानव के जीवन में ह्यूमन बॉडी में 2 बार दांत आता है, इसको हम डाइफायोडॉन कंडीशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक, 2 टाइप का टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करें ना ऐसे समझो 20 टीथ ऐसा होता है, 20 टीथ जो कि रिपीट करता है, मतलब मिल्क टीथ होता है, आ रहा समझ, मिल्क टीथ। एक दांत है तो हम टूथ बोलते हैं, 2 दांत है तो टीथ, मल्टीपल एक से ज्यादा है तो टीथ बोलते हैं। देखो 20 टीथ जो है वो टेम्पररी टीथ है, कितना टीथ है 20 दांत ऐसे होते हैं जो दुधारू दांत होते हैं, बचपन में आते हैं तो फिर वो टूट के फिर से नए आते हैं, है ना। और कुछ ऐसे टीथ है, 12 ऐसे टीथ है, बताऊंगा इसके बारे में, 12 टीथ ऐसे है बेटा जो मोनोफायोडॉन होते हैं। कैसा होते हैं मोनोफायोडॉन, जो लाइफ में एक ही बार आता है, वंस कम्स वन, मोनोफायोडॉन जो कि लाइफ में एक ही बार आता है। तो ये टीथ मिल्क टीथ में प्रेजेंट नहीं होगा, छोटे बच्चों में नहीं होगा, 18-19 साल के बाद आएगा, 17 साल के बाद मोनोफायोडॉन। तो टोटल 20 टीथ ऐसे होते हैं जो मिल्क टीथ में बच्चों में आते हैं, छोटे बच्चे में, और फिर दोबारा से वो टूटने के बाद फिर से दोबारा आते हैं। और 12 टीथ ऐसा होता है जो लाइफ में एक ही बार आता है, जिसको मोनोफायोडॉन बोलते हैं। हमारा पूरा का पूरा टीथ डाइफायोडॉन नहीं है, है ना जो है, लेकिन कुछ टीथ ऐसे जो डाइफायोडॉन है 2 बार आते हैं, टूट के दोबारा। अब देखो ध्यान, ये 12 टीथ कौन है वो आगे समझाएंगे आपको, जो है जब फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला बताएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम सेट दिमाग में फटाफट क्रिस्टल क्लियर। आगे देखो चौथा जो टाइप है बेटा क्या है हेटेरोडॉन, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। एक ही तरह का हमारा दांत नहीं होता, जैसे क्रोकोडाइल में एक ही तरह के दांत होते, सारे दांत सेम लगते हैं देखने, है ना, होमोडॉन बोलते हैं उसको, सेम डे, लेकिन हम लोग में अलग अलग टाइप होता है, हेटेरोडॉन डिफरेंट टाइप ऑफ। ध्यान दो, इसको ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एकदम सेट करो दिमाग में, सेट। रुक जाओ थोड़ी, हाँ देखो सही होता है, ध्यान दे। तो हमारा ह्यूमन में 4 टाइप का टीथ होता है, कौन कौन, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हमारे
जो टीथ है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोरल। यहाँ पे देखो इंसिजर्स, ये जो आगे वाला टीथ है उसको बोलते हैं इंसिजर्स। ये जो है ना ऐसे निकला हुआ, जो टीयरिंग का काम करता है, वैसे छेद करने का है ना, टीयरिंग करने का फूड, इसको हम बोलते हैं कैनाइन। और यहाँ पे जो टीथ है इस प्रीमोलर, और लास्ट में यहाँ पे जो होता है वो मोलर। तो 4 प्रकार का टीथ होता है। कौन कौन? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसिजर्स का मेन काम है बेटा वो है कटिंग ऑफ, क्या है? कटिंग ऑफ फूड, खाना को काटना। जैसे रोटी ले दो, कट से कटिंग का मेन काम। इंसिजर्स का काम है कटिंग ऑफ फूड। कैनाइन, कैनाइन जो कार्निवोर्स एनिमल होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनमें कैनाइन काफी डेवलप होता है। टाइगर वगैरह में, टाइगर लायन, कैनाइन का काम है टिगरिंग, फाड़ना, है ना, टीयर करना, छेद करना। ये वाला ना, ए देख, ए वाला चीज क्या है? कैनाइन। तो इंसिजर्स, कैनाइन, समझ आ रहा है? प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर जो है उसका काम है मेनली ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग समझते हो? मसाला पीसते हो ना, ग्राइंडिंग में मिक्सचर जो ग्राइंडिंग करना, मिक्सअप करना, है ना, ग्राइंडिंग। तो 4 टाइप का टीथ था, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स का काम है कटिंग, कैनाइन का काम है टीयरिंग, प्रीमोलर मोलर का काम है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब बेटा अगर हम रूट की बात करें ना, रूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आता है बेटा, यहाँ पे तो ध्यान देगा, सेट करेगा माइंड में चकाचक। नंबर ऑफ रूट्स, रूट्स अगर हम बात करें इंसिजर्स और कैनाइन में, तो एक ही रूट होता है ना? देख रहा है, एक ही रूट दिख रहा है, एक सिंगल। इंसिजर्स कैनाइन में अगर बात करें बेटा तो सिंगल रूट होता है। वहीं अगर हम प्रीमोलर और मोलर में बात करें तो एक से ज्यादा रूट होता है। अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन तुमको हम याद करा देंगे, है ना। इंसिजर्स और कैनाइन में एक ही रूट होता है, इंसिजर्स और कैनाइन में एक ही रूट होता है। बट अगर हम प्रीमोलर और मोलर की बात करें बेटा, तो प्रीमोलर में अपर जॉ में, प्रीमोलर यहाँ पे होता है, हाँ यहाँ पे फिगर से क्लियर होगा, मैं फिगर नीचे दिखाऊंगा आपको। प्रीमोलर में अपर जॉ में जो है बेटा 2 रूट होता है, और लोअर जॉ में 1 रूट। याद रहेगा? इंसिजर कैनाइन में सिंगल रूट, नंबर ऑफ रूट क्वेश्चन में पूछ देता है बहुत बार। इंसिजर कैनाइन में सिंगल रूट, प्रीमोलर में अपर में 2 रूट और नीचे में 1 रूट। रूट पे ज्यादा, रूट पे ज्यादा, रूट पे ज्यादा है ना, ऊपर में ज्यादा, ऊपर में ज्यादा। तो प्रीमोलर में ऊपर में कितना होगा? 2 रूट, और नीचे में कितना होगा? 1। ऊपर में कितना होगा? 2, नीचे में 1। और मोलर की अगर बात करें बेटा तो ऊपर में ज्यादा है ना, दोनों में देखो ऊपर में ज्यादा है नीचे से, प्रीमोलर में भी और मोलर में भी। तो नीचे में प्रीमोलर में क्या था? नीचे 1 और ऊपर 2। और मोलर में अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो नीचे में 2 और ऊपर में 3। तो मोलर में नीचे में 2 और ऊपर में 3, प्रीमोलर में नीचे में 1 ऊपर में 2। आ रहा है समझ? रूट, रूट समझ रहे हो ना, ये वाला है ना, खुद से छू के देखो, टच करके देखो, पता चल जाएगा। 2 रूट अपर जॉ में, अगर यहाँ बात करें तो 3 रूट। क्लियर है? याद हो गया? इंसिजर्स कैनाइन में 1 रूट, प्रीमोलर और मोलर में अगर बात करें तो प्रीमोलर में लोअर में नीचे में देखोगे बेटा, नीचे में अगर देखोगे तो 1 रूट, ऊपर में देखोगे तो 2 रूट। और मोलर में अगर बात करें सबसे लास्ट में यहाँ पे मोलर टीथ होता है, मोलर में बात करें तो नीचे में 2 रूट और ऊपर में 3 रूट। क्लियर है? सेट है दिमाग? वेरी गुड, है ना, कितना अच्छा बच्चा, प्यारा क्यूट सा बच्चा है, सब समझ जाता है। देखो फिगर से देख के भी समझ लेगा, फिगर देख के तुम क्लियर क्लियर कर लेगा अगर खुद से नहीं देख पा रहा है। देखो ध्यान दो बेटा, ये क्या है? इंसिजर्स, दिख रहा है? इंसिजर्स। ये क्या है? ये वाला टीथ कैनाइन। कौन सा टीथ है? कैनाइन। तो ये हो गया इंसिजर्स, ये हो गया कैनाइन। यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, और यहाँ पे मोलर। आ रहा है समझ में? 4 अलग अलग प्रकार के टीथ, एक ही तरह का दिख रहा है क्या सारा टीथ तुम्हें? नहीं ना, अलग अलग है। इंसिजर्स अलग तरह का दिख रहा है, कैनाइन अलग दिख रहा है, प्रीमोलर मोलर अलग। इसी को हम बोलते हैं क्या? हेटेरोडॉन कंडीशन। क्या बोलते हैं? हेटेरोडॉन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर तुम बात कस्प का बात करो, सॉरी रूट का बात करो, रूट देखो यहाँ ध्यान दो, 3 रूट है ना, दिख रहा है? 1 2 3। 3 रूट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मोलर में। ये वाले मोलर है ना, मोलर यहाँ देखो 3 दिखाया भी है, 3 रूट मोलर में। अपर में, ऊपर में 3 और नीचे में 2, छत पे ज्यादा, ऊपर रूट पे हमेशा ज्यादा, अपर में 3 और नीचे में 2, है ना। और प्रीमोलर में नीचे में 1 और ऊपर में, याद कर लेगा एकदम, रट लेगा, रट लेगा। इंसिजर्स कैनाइन रूट, नंबर ऑफ रूट पूछता है, इंसिजर कैनाइन में कितना रूट होता है? 1 1। प्रीमोलर में नीचे में 1 और ऊपर में 2, और अगर हम मोलर की बात करें तो नीचे में 2 और ऊपर में 1। खत्म, याद, सेट, दिमाग में चकाचक पूरा सेट। अब लास्ट है डेंटल फार्मूला।
बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने पहले टीथ के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा, है ना। टीथ के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमने जितने टाइप्स ऑफ टीथ हमारे ह्यूमन में होते हैं, थीकोडॉन्ट, डाइफाइओडॉन्ट, है ना, ब्यूनोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट, इसके बारे में समझा कि थीकोडॉन्ट क्या होता है, सॉकेट में इम्बेडेड होना, ब्यूनोडॉन्ट क्या होता है, स्मॉल कस्प का होना, डाइफाइओडॉन्ट क्या होता है, 2 बार जीवन में दांत आना, 20 टीथ रहता है उसमें 2 बार आते हैं, 12 टीथ ऐसा होता है 1 ही बार आता है, उसके बारे पढ़ेंगे। और हेट्रोडॉन्ट मतलब सारे टीथ जो अलग अलग प्रकार के, 4 अलग प्रकार के, सीरियस, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हेट्रोडॉन्ट, इसके बारे में अच्छे से हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टीथ कितना है, कितना ह्यूमन में टीथ है, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला। क्या है डेंटल फॉर्मूला, देखो पढ़ो, डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सबसे पहले क्या था, इंसिजर्स था, फिगर में भी देखे थे, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, उसके बाद लास्ट में क्या था, मोलर। तो टीथ जो है कैसे अरेंज है, हाफ अपर जॉ में, जबड़ा में हाफ अपर जॉ अपॉन हाफ लोअर जॉ में इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कैसे अरेंज है, इसको लिखने का तरीका जो होता है इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, टीथ का अरेंजमेंट, कैसे टीथ अरेंज है, कैसे टीथ अरेंज है, कहां, इन ईच हाफ, प्रत्येक हाफ, हाफ हाफ आधा, ईच हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में ईच हाफ में कैसे अरेंज है टीथ, इसी को हम क्या बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब इस सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले हम इंसिजर्स लिखेंगे, फिर कैनाइन लिखेंगे, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन का क्या होगा, मिल्क टीथ का क्या होगा, परमानेंट टीथ का क्या होगा। सुनो डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कैसे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर अपर जॉ में, अपर हाफ जॉ में, पूरा अपर जॉ में नहीं, अपर हाफ जॉ में, और अपर सॉरी लोअर हाफ जॉ। क्लियर है, यही डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका, अपर हाफ जॉ एंड लोअर जॉ। क्लियर है इतनी बातें, ठीक, वेरी गुड, है ना। गुड, थोड़ा सा स्लो वर्क कर रही है, ठीक। चलो देखो, ध्यान देगा, अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करें बेटा, आप खुद सोचिए, तो अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, किसका बात कर रहे हैं, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। तो अगर मिल्क टीथ का हम डेंटल फॉर्मूला लिखना चाहें, यानी कि हमारा जो दुधारू दांत जो बचपन में आता है, मिल्क टीथ का अगर हम डेंटल फॉर्मूला लिखना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, याद करो। डेंटल फॉर्मूला अगर बेटा हम मिल्क टीथ का लिखना चाहें तो देखो कैसे क्या होता है, 2102 अपॉन 2102, ये हो गया डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। इसको समझेगा, इसका क्या मतलब है। मिल्क टीथ, दुधारू दांत में अगर बात करें तो हमारा 2 इंसिजर्स होता है, एक क्या है इंसिजर्स, एक क्या है कैनाइन, एक क्या है प्रीमोलर, और एक क्या है मोलर। आ रहा समझ में। तो अगर हम मिल्क टीथ में बेटा बात करें, छोटे बच्चों में बात करें, 16-17 साल के एज में, आपके एज में, तो 2 छोटे बच्चों में मिल्क टीथ में अगर तुम देखोगे ध्यान से दांत को, तो 2 उनके अंदर इंसिजर्स होता है। कितना इंसिजर्स होता है, 2, है ना। कहाँ, हाफ अपर जॉ में, हाफ अपर जॉ बात करें बेटा, इतना दूर का बात कर रहे हैं। ऊपर में क्या है, हाफ अपर जॉ, हाफ आधा अपर जॉ, है ना, अपर जॉ की बात कर रहे हैं। और नीचे में क्या है, हाफ लोअर जॉ। तो जितना अपर जॉ में हो उतना ही तो लोअर जॉ में होगा ना, दांत तो प्रॉपर सेटअप होती है ना। तो अब देखो इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर की अगर बात करें मिल्क टीथ में, छोटे बच्चों में, है ना, छोटे बच्चों में मिल्क टीथ, तो 2 उनमें इंसिजर्स देखने को मिलता है, एक कैनाइन टीथ होता है, प्रीमोलर टीथ नहीं होता है, प्रीमोलर टीथ नहीं होता, होता ही नहीं है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं होता है ना, 12 साल 13 साल का आपका छोटा भाई होगा, भाई देखो प्रीमोलर रहेगा ही नहीं।
तो प्रीमोलर जीरो, प्रीमोलर जीरो। और जो मोलर टीथ होता है बेटा दो होते हैं, लास्ट का जो दांत है सबसे लास्ट मोलर वो नहीं आता, लास्ट मोलर आता है उसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, बुद्धि वाला दांत बोला जाता है कि लास्ट वाला टीथ आ गया तो आपका बुद्धि आ गया, है ना। अकड़ दांत भी बोलते हैं, काफी लेट आता है, काफी पेन भी होता है, हाँ। तो ध्यान देगा, दो इंसिजर्स, एक कैनाइन, प्रीमोलर छोटे बच्चे में नहीं होता, दो मोलर होता है अपर, हाफ अपर जॉ में और वही हाफ लोअर जॉ। तो टोटल टीथ कितना हो गया, खुद जोड़ो, दो, एक तीन और दो पांच, पांच हाफ अपर जॉ में और पांच हाफ लोअर जॉ में, इसको मल्टीप्लाई कर दो तब पूरा हो जाएगा। तो ऊपर पांच और नीचे पांच, पांच पांच 10, अब इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि टोटल मिल्क टीथ कितना होता है 20 पीस दांत जो है मिल्क टीथ होता है ना। इसको तुम अगर ऐसे करोगे बेटा, क्या करोगे, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5 इंटू 2, यानी कि 5 5 अपर जा, हाफ अपर जा में 5 हाफ लोअर, टोटल अगर करोगे तो 20। 20 क्या है, मिल्क टीथ, 20 मिल्क टीथ या डेसिडिवस टीथ या प्राइमरी टीथ, है ना, जो एक बच्चा में आता है। और फिर ये 20 मिल्क टीथ क्या होता है बेटा, टूटता है और टूट के फिर से नया दांत आता है, इसी को तो बोलते हैं डाइफाइओडोंट, अभी तो पढ़ा था, है ना, 20 मिल्क टीथ। तो डेंटल फॉर्मूला याद रखेगा, डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ का क्या होता है 2102 अपॉन 2102, 2102 अपॉन 2102, 2102 अपॉन 2102, तो समझाने के लिए बताया कि 20 टोटल दांत हो गए, हाफ हाफ को मल्टीप्लाई कर। तो डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ का क्या होता है 2102 अपॉन 2102। अब देखो एडल्ट टीथ की अगर हम बात करें, ध्यान देगा एकदम सेट हो जाएगा दिमाग, एकदम सेट, कहीं कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट टीथ, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट टीथ। अगर हम एडल्ट टीथ की बात करें डेंटल फॉर्मूला का बेटा, 2 1 2 3, ठीक है ना। प्रीमोलर जीरो था मिल्क टीथ में, है ना, लेकिन यहाँ आ गया, हमारे दांत जो हैं उसमें प्रीमोलर भी है ना, 18 16 17 साल के बाद। तो देखो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है, ये है डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट टीथ। तो क्या फर्क है दोनों में, इसमें और उसमें क्या फर्क है, तो उसमें प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर जीरो, यहाँ प्रीमोलर 2 आ गई, है ना, और उसमें मोलर कितना है 2 ही, मोलर कितना है 2102 है ना, मोलर 2 ही है, अब यहाँ मोलर भी एक बढ़ गया, ठीक ना, आ रहा समझ में। तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, यानी कि हमारे अगर दांत की बात की जाए, हमारे अगर दांत को ले लो तो दो हमारे में क्या है इंसिजर्स है, हाफ अपर जॉ में, हाफ अपर जॉ में, हाफ का बात कर रहे हैं बेटा, बोलना मैं डेंटल फॉर्मूला हाफ बात करता है, अपर जॉ हाफ लोअर, हाफ अपर जॉ में बात करो तो दो इंसिजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और एक 3 मोलर, आ रहा समझ में, दो इंसिजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, आ रहा समझ में। तो टोटल अगर दांत आप कैलकुलेट करोगे कितना है, तो हाफ अपर जॉ में कितना हो गया 2 1 3, 3 2 5 और 5 3 8, 8 हो गया हाफ अपर जॉ में, 8 ही हो जाएगा नीचे, हाफ लोअर जॉ में तो 8 8 16, और पूरा अगर बात करोगे तो हाफ इधर और हाफ इधर, तो इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि हम लोग का कितना दांत होता है 32 दांत, है ना, बोला जाता है ना 32 दांत है एडल्ट टीथ। आ रहा समझ में, मिल्क टीथ में कितना था, दुधारू दांत कितना था टोटल 20, है ना, 15 16, लेकिन मिल्क टीथ कितना है 32, तो टोटल जो है मिल्क टीथ कितना है 32 32, 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, यानी कि 8/8 इंटू 2, यानी टोटल 32, 20 32 परमानेंट टीथ, है ना, 32 परमानेंट टीथ एडल्ट टीथ। अब देखो 20 दांत तो मिल्क टीथ था और 32 दांत क्या है परमानेंट टीथ, यानी कि 12 कैसा दांत हो गया, 20 32 माइनस 20 करो, 32 माइनस 20, तो 12 टीथ बचा। 12 टीथ कैसा है, जो लाइफ में एक ही बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक ही बार आ रहा है, मिल्क टीथ तो है नहीं, दोबारा एक ही बार आ रहा है। यही जो 12 टीथ है कौन कौन, दो प्रीमोलर और एक लास्ट वाला मोलर, है ना, एक लास्ट मोलर, यही क्या है हाफ अपर जॉ का, यही क्या है दो प्रीमोलर एक लास्ट मोलर ऑफ हाफ अपर जॉ। अगर बात करें तो ये वाला ये क्या है आपका मोनोफायोडोंट, तो ये तो हाफ की बात होगी ना, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 3 3 6, 12 दांत ऐसे होता है, 12 ऐसे टीथ होते हैं जो मोनोफायोडोंट।
होता है, लाइफ में एक ही बार आता है। आ रहा समझ में? अच्छा ये तो हो गया। तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला याद रखोगे 2102 अपॉन 2102। एक इसका है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ खत्म हो गया लेक्चर कंप्लीट, आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें एडल्ट टीथ का तो 2123 अपॉन 2123 है ना। ये तुम्हारा किसका हो गया बेटा? परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ है ना। परमानेंट जो एक बार आया फिर अगर गया तो गया, परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। अच्छा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, आता है धड़ल्ले से पूछता है। कोई बच्चा है जिसका एज है 17 ईयर, जिसका एज कितना है 17 ईयर, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि चाइल्ड हैविंग एज 17 या 16 ईयर, मान 16 साल का बच्चा, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखना जो लास्ट का मोलर टीथ होता है ना, लास्ट का जो मोलर टीथ होता है बेटा वो 17-18 साल के बाद आता है, समझ गए? इसलिए उसको बुद्धि वाला दांत भी बोलते हैं या फिर अकल दांत भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट मोलर, है ना, विजडम टीथ। ओके, तो अगर हम 16 साल के बच्चा का डेंटल फॉर्मूला देखें तो उनमें प्री मोलर तो आ जाएगा लेकिन लास्ट मोलर नहीं आया रहेगा। लास्ट मोलर कब आता है? 18 साल के बाद, यानी कि 20 साल का है तो 2123 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेंटल फॉर्मूला ऑफ 16 ईयर चाइल्ड देखें तो 2, एक मिनट इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, अट्रैक्टिव थोड़ा है ना, 2 1 2 2 2 1 2 2। व्हाट इज दिस? डेंटल, सब कॉपी में नोट कर लेना। डेंटल खूब क्वेश्चन पूछता है धड़ल्ले से, है ना। डेंटल फॉर्मूला ऑफ 16 ईयर चाइल्ड, 16 साल का कोई बच्चा है, क्योंकि उसमें कौन सा चीज नहीं आया रहेगा? लास्ट मोलर नहीं आया। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, अगर हम देख बताएं बेटा, आपसे पूछ दें कि मोनोफायोडोंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? मोनोफायोडोंट है ना, मोनोफायोडोंट यानी कि वैसा टीथ जो लाइफ में एक ही बार आ रहा है, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? तो इंसीरियस तो लाइफ में दोनों बार आ रहा है, मिल्क टीथ में भी है, परमानेंट टीथ में भी है, कैनाइन भी दोनों बार आ रहा है, प्री मोलर एक ही बार आ रहा है ना हम लोग में 002, और लास्ट मोलर भी हम लोग में आ रहा है 0021 अपॉन 0021। दिस इज व्हाट? This is a dental formula of monophyodont teeth in human. Very important. This is dental formula of monophyodont teeth in human. जो 12 दांत होते हैं लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो dental formula of monophyodont teeth in human. क्लियर? सेट है? ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझा, और एसोसिएटेड ग्लैंड देखा जिसमें एलिमेंट्री कैनाल माउथ एंड कैनस तक होती है 6 to 9 मीटर का, फोरगट, मिडगट, एंडगट में उसको डिवाइड भी किया, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और एक्टोडर्मल इनोर्टिन होती है एनम का नाम, सब मैंने बताया। इसके बाद हमने उसके ग्लैंड की बात की, सिलेबरी ग्लैंड है ना, फिर हमने बात की गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है हमारे में। इसके बाद हमने बेटा ओरल कैविटी या बकल कैविटी को डिटेल में स्ट्रक्चर को समझा, कैसे होता है ना, वेस्टिब्यूल को समझा, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक। इसके बाद बेटा हमने ओरल कैविटी को स्टार्ट किया, जिसके एक एक ऑर्गन को मैंने डिटेल में पढ़ने के लिए आपको बताया। जिसको मैंने शुरू किया क्या, टीथ को मैंने आज अच्छे से प्रॉपर वे में टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ का टाइप, टीथ की डेंटल फॉर्मूला को मैंने प्रॉपर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम टंग के बारे में और फिर इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को वॉच करना है प्रॉपर तरीके से, हालांकि मेरा कोशिश है कि क्लास में ही याद करवा, वीडियो को वॉच करना है। उसके बाद बेटा इस नोट्स को जो आपके पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से नोट्स कर लेना है, बार बार रिवाइज करना है ना, और रिवीजन के लिए आप मेरे वीडियो को दोबारा वॉच भी कर सकते हो, तो प्रॉपर याद हो जाएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छा से नीट फोड़ देना है, मेरे साथ जुड़े रहो, बायोलॉजी एकदम टिप्स पे कर देंगे ना, ऐसा बायो कर देंगे कि चलते घूमते हुए तुमको पूरा बायो माइंड में याद रहे, कहीं पे से कोई क्वेश्चन पूछ ले सब सेट, ठीक है, चलो बने रहो, है ना। थैंक यू।